कंचीगो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर जू झिंग से बोला, हमें नहीं पता वो चीज क्या है, लेकिन हम किनलिंग ड्रैगन वैन से गॉड सोर्स की खोज कर चुके हैं और अब वो जगह पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड एरिया बन गई है। अभी तक हमने उस मुसीबत को सॉल्व नहीं किया है। जहां गॉड सोर्स आता है वहां बहुत टेरर होता है, उसे ऐसे ही टच मत करना। जू झेंग ने आंखें सिकोड़कर सोचा और फिर बोला, समझ गया, लेकिन अच्छा यह है कि इस बार जो सोर्स मिला है वो ओवरसीज है। अगर रिस्क है भी तो मेनलैंड हुआसू कंट्री पे असर नहीं होगा। केंचीगो ने कहा, सुना है तुम्हारे रीजन में कियोस को गॉड सोर्स मिला है और अब वो एप्सिलॉन लेवल एलियन बन गया है। चू झेंग बोला, हाँ वही है। कन ने कहा, ये अच्छा है, तुम्हें अपने कॉम्बैट पावर को अपग्रेड करना ही चाहिए। कॉल यहीं खत्म हो गई। कन ने मिशन की डिटेल्स नहीं पूछी, ना ही रिपोर्टिंग न होने पर कोई इल्जाम लगाया। अब सबको पता है और सब पावर बढ़ाने में लगे हैं। जू जेंग ने उसकी बातों को इग्नोर किया और मन में सोचा, अगर तुम्हारा शिंगजिंग रीजन केनलिंग की डिस्कवरी से बेनिफिट ले सकता है तो हम क्यों नहीं। मैं अगर डर जाऊं तो मैं जू जेंग ही क्या। छांगी ने फैसला किया कि वो कल ब्लिजार्ड सिटी जाएगा। वो खुद अपनी आंखों से रेडियो ट्री देखना चाहता था ताकि एक पर्सनल डाउट क्लियर हो सके। घर में सब लोग सोर्स एल्फ ऑब्जॉर्व करके अपने एबिलिटी इंडेक्स बढ़ाने में बिजी थे। जांगी ने किसी को नहीं बुलाया और खुद ही अपना इक्विपमेंट तैयार करना शुरू किया। उसे शक था कि जू जेंग कोई चाल चल सकता है, अगर जू यू पहले से ही एप्सिलॉन बन चुका हो। उसकी सर्वाइवल का सीक्रेट था हमेशा अलर्ट रहना और किसी पर ट्रस्ट न करना। शाम को जो केयर और यांगसिया उससे मिलने आई। दोनों की पावर अब पहले से ज्यादा थी। झांगी, मेरी नई एबिलिटी ट्राई करो। जो केयर बोली, ब्लू वेलवेट पजामा में बेड पर बैठी हुई और अपने थाइस पर थपकी देती हुई। वो रेगुलर योगा करती थी और खेलती भी थी, इसलिए उसकी बॉडी एकदम बैलेंस में थी। क्योंकि जांगी को थोड़ा हेल्दी फिगर पसंद था, उसने अपनी डॉक्टर एबिलिटी से फैट रेशियो सेट किया था। जांगी उसके थाई पर सिर रखकर रिलैक्स हो गया। ओश, लगता है कोई सरप्राइज है, उसने मुस्कुराकर कहा। जो केयर ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे धीरे मसाज करने लगी। कुछ मैजिकल हुआ। जांगी का स्ट्रेस धीरे धीरे गायब होने लगा। जो केयर बोली, ये एबिलिटी मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है, सस्टेन डोपामिन रिलीज देन, जिससे तुम रिलैक्स कर सको। उसके हाथों की सॉफ्ट फाइट लाइट जैसे सारे नेगेटिव इफेक्ट्स मिटा रही थी। जब झांगी बाहर होता है, सब अपने अपने पावर को इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं ताकि उसे बोझ न लगे। जो केयर सोचती थी, अगर वो फाइट में नहीं जा सकती तो क्या हेल्प कर सकती है। उसकी ये स्पेशल थेरेपी झांगी को फुल रिचार्ज कर सकती है, मेंटली और फिजिकली। उधर यांग सिया ने अपना बना हुआ स्नैक निकाला और झांगी के मुंह तक लाया। झांगी, ये मेरी नई रेसिपी है, ट्राई करो। झांगी ने बाइट लिया और कहा, सिया तुम्हारी कुकिंग तो कमाल होती जा रही है। सिया ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पसंद आए यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। वो एक सिंपल लेकिन डेडिकेटेड लड़की थी जो अपनी पूरी दुनिया झांगी में देखती थी। उसने कभी इसे कमजोरी नहीं माना। हर किसी की स्ट्रेंथ अलग होती है और उसका स्ट्रेंथ था केयर करना। झांग यी को अच्छा खाना खिलाना और उससे प्यार जताना, यही उसकी खुशियां थी। रात लंबी थी और तीनों के बीच बहुत सी बातें थीं जो कहे बिना भी समझी जा सकती थीं। अगले दिन झांग यी फ्रेश होकर उठे। वो सीधे लू केरन के स्टूडियो पहुंचे और अपने सारे हथियार उसे दे दिए। केरन, अब मेरे वेपन्स मेरी ताकत के हिसाब से कमजोर है, कुछ अपग्रेड कर सकती हो। एप्सिलॉन लेवल पर पहुंचने के बाद पुराने गन पाउडर वाले हथियार अब उनके काम के नहीं रहे थे। छोटे मोटे एलियन से लड़ने के लिए तो ठीक थे, लेकिन बड़े खतरे के सामने बेकार। लू केरन, जो उस वक्त वारशिप के पार्ट्स काट रही थी, पसीने से भीगी हुई बोली, भाई पुराने हथियारों की अपनी लिमिट होती है। बुलेट्स तो मेटल की बनी होती हैं जो गन पाउडर से चलती है, लेकिन अब तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ गई है कि ये तरीका काम नहीं करेगा। झांगी ने याद करते हुए कहा, मुझे बैटलफील्ड में एक बंदा मिला था जो अपनी सुपर पावर्स को बुलेट्स में भरकर फायर कर रहा था।
क्या तुम ऐसा कुछ बना सकती हो? कैरन ने थोड़ा सोचा और बोली, अगर एडमेंटियम से नए गन्स बनाए जाएं और पावर्स को स्टोर करने वाली बुलेट्स बनाई जाएं तो मुमकिन है, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए जो शायद मिलिट्री के पास है। झांगी ने तय किया, ठीक है, ब्लिजार्ड सिटी जाकर लाओजू से ये सब मांग लूंगा। बातों के बीच झांगी की नजर स्टूडियो के चारों तरफ घूमी। वैसे तुम्हारा मेकअप प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? कैरन के चेहरे पर चमक आ गई। लार्ज मेकअप बनाना तो मुश्किल है, लेकिन मैंने ह्यूमन एक्सोस्केलेटन बनाने का प्लान बनाया है, कुछ कुछ आयरन मैन जैसे सूट्स की तरह। झांगी ने हंसते हुए कहा, वाह, अब तो सच में बेसब्री से इंतजार रहेगा। असल में झांगी चाहता था कि उसके घर के लोग भी इतने मजबूत बने कि अगर भविष्य में वो उन्हें प्रोटेक्ट न कर पाए तो वो खुद को संभाल सके। केरन का ये आर्मर उन लोगों के लिए बड़ा सहारा साबित हो सकता था। झांगी ने एक सिल्वर मेटल का टुकड़ा उठाते हुए गंभीरता से पूछा, वैसे सोर्स ऑफ गॉड पर तुम्हारा रिसर्च कैसा चल रहा है? कैरन का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। वो चीज बहुत अजीब है। मैंने वैसा सब्सटेंस पहले कभी नहीं देखा। अभी और टाइम लगेगा उसे समझने में। स्टूडियो से बाहर निकलते हुए झांगी ने देखा कि लियांग यू अंडरग्राउंड ट्रेनिंग से लौट रही थी। उसका चेहरा भीगा हुआ था और वो हल्का शर्माई हुई लग रही थी। मॉर्निंग, उसने जल्दी से कहा। झांगी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग, पर ब्लश क्यों कर रही हो? लियांग युए ने मुंह बनाते हुए कहा, फ्रेश फील हो रहा है। झांगी ने ठाका लगाया। आज उसका प्लान था ब्लिजार्ड सिटी जाकर जू यू से मिलना और फ्यूचर कून ऑपरेशन की बातें करना, लेकिन दिन के बाकी समय में वो लियांग युए के साथ बैठकर आराम से बातें करता रहा। अब हुआ हुआ का अबिलिटी इंडेक्स करीब 9800 से ऊपर पहुंच चुका था। सोर्स ऑफ गॉड और एलियन एसेंस की वजह से उसकी ताकत जबरदस्त बढ़ गई थी। लियांग युए भी झांगी की नजरों में भविष्य में कार्डाइल्स जैसे टॉप लेवल फाइटर्स में गिनी जा सकती थी। जहां तक सोर्स ऑफ गॉड जैसी दूसरी चमत्कारी चीजों की बात थी, झांगी अब उसे लेकर ज्यादा सपने नहीं देखता था। लियांग युए ने झांगी द्वारा लाई गई सारी सोर्स एल्व्स को ऑब्जॉर्ब कर लिया था। उसकी बॉडी में एनर्जी तो काफी बड़ी थी, लेकिन लड़ाई में वो फौरन नहीं दिखती। उसे वक्त चाहिए था ताकत को पूरी तरह से अपने ट्रेनिंग में ढालने के लिए। वैसे भी झांगी को लियांग युए की मेहनत पर कभी शक नहीं रहा। कई बार तो उसे लगता लियांग युए जरूरत से ज्यादा खुद को थका रही है। जल्दी ही तुम्हारी स्ट्रेंथ कैप्टन लेवल तक पहुंच जाएगी। फिर त्यानहाई सिटी में मुझको छोड़कर तुम सबसे स्ट्रॉन्ग एलियन बन जाओगी। झांगी ने मुस्कुराते हुए कहा। हुआ हुआ का जिक्र उसने जानबूझकर नहीं किया ताकि लियांग युए के दिल में कोई चुभन ना आए। लियांग युए ने बाल समेटते हुए झांगी को देखा। वो कोई सौंदर्य क्वीन नहीं थी, पर उसके चेहरे की दृढ़ता और आत्मनिर्भरता झांगी को बहुत प्रभावित करती थी। चिंता मत करो, वह मुस्कुराई, मैं सबकी हिफाजत करूंगी, और तुम्हारी भी। झांगी के दिल में गर्माहट फैल गई। उसने लियांग युए के गाल पर हल्के से हाथ फेरा। अगली बार तुम्हें जरूर साथ लेकर जाऊंगा, उसने वादा किया। सिंगदाओ आइलैंड मिशन के वक्त खतरा बहुत बड़ा था, इसलिए झांगी ने फैमिली को साथ नहीं लिया था। लियांग युए हल्का सा ब्लश करते हुए बोली, आज ब्लिजार्ड सिटी जा रहे हो ना, पर अभी टाइम है, चलो थोड़ी ट्रेनिंग कर लेते हैं। झांगी ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। 1 घंटे बाद वो अंडरग्राउंड ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकले। अभी भी बाकी लोग सो रहे थे। लिविंग रूम में टीवी की आवाज सुनाई दी। देखा तो फैटी शू सोफे पर बैठा गेम पॉज करके झांगी को घूर रहा था। बॉस, बड़े जल्दी उठ गए। झांगी ने खांसते हुए कहा, हाँ, एक्सरसाइज कर रहा था। फैटी शू ने शरारती हंसी के साथ कहा, टीचर लियांग के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे ना, मैंने सब देख लिया। झांगी ने उसे घूरते हुए सिर पर थप्पड़ मारा। क्या देख लिया बे? फैटी शू रोते हुए बोला, बॉस, मुझे भी ब्लिजार्ड सिटी ले चलो ना। आखिर झांगी ने हामी भर दी। फैटी खुशी से उछल पड़ा, बॉस, आप बेस्ट हो। झांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, सीक्रेट विक्रेट कुछ नहीं, मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। इन दिनों दुनिया में सब कुछ अनिश्चित था। रिश्तों के पुराने नियम अब मायने नहीं रखते थे।
हर कोई बस जितना हो सके खुशी ढूंढना चाहता था। झांगी ने देखा टाइम अभी भी था, तो फैटी के साथ बैठकर गेम खेलने लगा। खेलते खेलते उसने पूछा, फैटी, तुम सच में कोई साथी नहीं ढूंढना चाहते? फैटी ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं अब लव पर भरोसा नहीं करता। ब्लिजार्ड सिटी के एंटरटेनमेंट सेंटर में जो मैसेज देने वाली लड़कियां होती हैं, वही असली केयर दिखाती है। चाहे झूठा हो, कम से कम खुशी तो मिलती है। फैटी शू की बात सुनकर झांगी ने हल्की सी भौहें उठाई और कुछ नहीं कहा। असल में वह भी फैटी शू की थिंकिंग से एग्री करता था। फर्क बस इतना था कि झांगी अब भी लव पर बिलीव करता था, लेकिन अब उसे लगता नहीं था कि उसके आसपास ऐसी कोई लव स्टोरी होगी। अगर दुनिया का एंड ना होता, शायद उसे कभी किसी लड़की से इमोशनल या फिजिकल कनेक्शन नहीं होता। वैसे भी मुश्किल हालातों में एक दूसरे का सहारा बन जाना, इसे प्यार कहना सही भी नहीं लगता। पर जांग यी के लिए बस ये इंपॉर्टेंट था कि फिलहाल सब आराम से जी रहे हैं। लंच के बाद जांग यी ने फैटी शू को लेकर ब्लिजार्ड सिटी की तरफ मूव किया। निकलने से पहले उसने अपना पूरा वेपन्स और इक्विपमेंट चेक किया। बाइशियाओ और लेईजी का पोटेंशियल अभी पूरा नहीं खुला था, लेकिन बाल्डिया से मिला कंपाउंड वो बहुत अच्छा था, और उसका रॉयल कैट हुआ हुआ भी साथ था। फैटी शू ने पूछा, बॉस, अब तो ब्लिजार्ड सिटी में हार्डली कोई होगा जो आपको टक्कर दे सके, फिर भी इतनी तैयारी? झांगी ने कैलमली जवाब दिया, भले ही चांस 1% भी हो, हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। उसने कभी किसी पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं किया। फैटी शू थोड़ी देर सोच में पड़ गया और बड़बड़ाया, कहीं ब्लिजार्ड सिटी के मसाजेस ने भी मेरे साथ कुछ कर तो नहीं दिया था? फैटी शू डर के मारे झांगी से चिपक गया। झांगी ने उसे लात मारी और बोला, चल कार में बैठ। फैटी शू कार ड्राइव कर रहा था, झांगी पीछे सीट पर बैठा था और हुआ हुआ उसकी गोद में था। वे श्याओ मियाओशान सबवे स्टेशन पहुंचे और वहां से ब्लिजार्ड सिटी के लिए स्पेशल ट्रेन पकड़ी। वैसे झांग ये चाहता तो अपने स्पेस ट्रैवल एबिलिटी से और फास्ट पहुंच सकता था, पर वह अपनी पावर को कैजुअली यूज नहीं करता था। इससे उसके असली कैपेबिलिटीज का पता चल सकता था। ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही दरवाजा खुला और झांगी ने देखा कि ब्लिजार्ड सिटी स्टेशन भीड़ से भरा पड़ा था। हर तरफ लाइट्स और डेकोरेशन था, जैसे कोई न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा हो। लोग हाथ में बैनर्स लिए खड़े थे, वेलकम बैक कैप्टन केओस शिंगदाओ, सैल्यूट टू हुआसू कंट्रीज हीरो। झांगी मुस्कुराया और सोचा, ओल्ड जू वाकई स्मार्ट है। हालांकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं हुआ, फिर भी जू की सिंसियरिटी उसे पसंद आई। फैटी शू पीछे से हैरान रह गया और डरते डरते बोला, यार, मैं तो बस मसाज लेने आया था, ये लोग तो जैसे मेरी शादी कराने आए हैं। झांगी ने हुआ हुआ को कंधे पर टांग लिया और बाहर निकलने लगा। जू जेंग एक ब्राउन मिलिट्री कोट में मुस्कुराता हुआ आगे आया और झांगी से हाथ मिलाया। झांगी ने मॉडेस्ट होकर कहा, सर, ये सब ब्लिजार्ड सिटी और ऑर्गेनाइजेशन की मेहनत का नतीजा है, मेरा कुछ खास नहीं। तभी पीछे से कई ब्यूटीफुल लड़कियां फूल लेकर दौड़ती आईं। झांगी ने एक नजर फैटी शू पर डाली और बोला, अब तेरी बारी है। फैटी शू तो एक्साइटमेंट में पागल हो गया और हंसते हुए सभी फ्लावर्स खुद ले लिए। जू जेंग दूर से ये सब देख रहा था और सोच रहा था, झांगी वाकई बहुत कंट्रोल वाला इंसान है। प्लान थोड़ा फेल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, फैटी शू को भी अपने साइड में करना जरूरी है। झांगी ने जू जेंग की चालों पर बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो बहुत डिफेंसिव था और अब भी हर समय अलर्ट रहता था। उसने सोचा, जू जेंग के शुगर कोटेड बुलेट को मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? फैटी शू को साथ लाना सही रहा। वही सब हजम कर लेगा। जल्द ही पुराने जानकार जैसे देंग शिनटोंग, लिंगहू फेशुए और टेंगू टीम के बाकी मेंबर्स भी उसे बधाई देने आ गए। लिंगहू फेशुए अब भी नाराज थी और ठंडे व्यवहार से मिली। झांगी ने उसे इग्नोर किया और देंग शेंटोंग से फ्रेंडली होकर बात की। ओल्ड देंग, तुम्हारे अंकल क्यों नहीं आए? मैं उनसे मिलने का सोच रहा था। ये सुनकर देंग शेनटोंग ने झांग यी को गहरी नजर से देखा और फिर जू झेंग की तरफ नजर डाली। जू झेंग का फेस हल्का बदल गया। उसे पसंद नहीं था कि झांग ये दूसरी फोर्सेस के करीब जाए।
झांग यी ने जानबूझकर इतने लोगों के सामने देंग युआनबो का नाम लेकर जू झेंग को वार्न किया था। हर कोई गेम के रूल समझता था। देंग शेनटोंग ने हंसते हुए कहा, अंकल हमेशा तुम्हारी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि तुम जियांगनान डिस्ट्रिक्ट के लिए ब्लेसिंग हो। तभी लान शिनचेंग आ गया और बोला, कैप्टन केओस, बाहर बहुत ठंड है, आप टी हाउस में जाकर आराम करें। जांग यी भी जू झेंग और उसके गॉड डॉटर जू यू से मिलने आया था, लेकिन भीड़ में उसे जू यू नजर नहीं आई। उसने फैटी शू की तरफ इशारा किया जो ब्यूटीज के बीच फंसा था और कहा, ये मेरा फ्रेंड है, इसे कहीं आराम से भेज दो। चू झेंग ने इशारा किया और लोग फैटी शू को गाड़ी में ले गए। झांग ये खुद जू झेंग के स्पेशल कार में बैठकर नए कमांड सेंटर गया। रास्ते में उसने पूछा, तुम्हारी गॉड डॉटर कहाँ है? जू झेंग ने जवाब दिया, वो ज्यादातर टाइम लैब में रहती है, कंडीशन अभी स्टेबल नहीं है। झांग यी ने सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ कहा, ब्लिजार्ड सिटी की सारी बेस्ट टेक्नोलॉजी उसी के पास है ना? जू जेंग ने हल्की मुस्कान के साथ माना और बोला, हमें खुद का एक इप्सिलॉन क्रिएट करना था। जियांगनान रीजन हमेशा बैकवर्ड रहा है, पहले हमें इतनी मिलिट्री स्ट्रेंथ की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। झांग यी ने शांत लहजे में जवाब दिया, ठीक है, तुम्हारी मजबूरी होगी, लेकिन मुझे उसे समझने की जरूरत नहीं है। जू जेंग साइलेंट हो गया। पहले कोई उसकी इतनी बेपरवाह अंदाज में बात करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब झांग ही उतना ताकतवर हो चुका था। थोड़ी देर बाद जूजिंग ने स्मार्ट डिवाइस से एक लिस्ट खोलकर झांग ही को दिखाई और बोला, ये रही मेरी सच्ची नीयत। झांग ही ने लिस्ट देखी। फूड, मेडिसिन, वेपन्स, हर चीज का ढेर था। यूनिट किलो में नहीं, टन में थी। ये ब्लिजार्ड सिटी के टोटल स्टॉक का लगभग 20% था। पर बाहर से वो फिर भी कूल रहा और बोला, मुझे इन चीजों की वैसे भी जरूरत नहीं है। असल में उसे कुछ खास चीजों की कमी थी, जैसे स्पेशल मेडिसिन और हैवी वेपन्स। जू जेंग ने नरम होकर पूछा, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? झांग यी ने सीधा कहा, मुझे तियानहाई सिटी की ओवरऑल फोर्स बढ़ानी है। इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी और मेडिसिन चाहिए। साथ ही वह एडवांस्ड वेपन टेक्नोलॉजी चाहिए जो सुपर नेचुरल एनर्जी को वेपन्स में बदल सके। तुम्हारे पास ये जरूर होगा। जैसे ही जांगी ने अपने डिमांड्स रखी, जू जेंग का चेहरा सीरियस हो गया। वेपन्स देना आसान था, लेकिन जेनेटिक टेक्नोलॉजी ब्लिजर्ड सिटी का सबसे बड़ा सीक्रेट था। अगर ये लीक हो गया तो जांग यी भी एक नया ब्लिजर्ड सिटी बना सकता था, और जू जेंग ये बिल्कुल नहीं चाहता था। थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा, जेनेटिक टेक्नोलॉजी देना पॉसिबल नहीं है, बाकी मदद कर सकते हैं। वेपन टेक्नोलॉजी की बात करें तो लेटेस्ट एनर्जी स्टोरेज लेजर टेक्नोलॉजी हम दे सकते हैं। झांग यी ने सुना और एक्सप्रेशनलेस रहा। यह जवाब उसने पहले से ही गेस कर लिया था। उसने कहा, ठीक है, फिर ज्यादा जेनेटिक मेडिसिन दे दो, ताकि तियानहाई सिटी के लोग प्रोटेक्ट कर सके अगर मैं वहां न रहूं। जू जेंग ने इस बार जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते, लेकिन मेडिसिन देना आसान था। उसे नहीं पता था कि झांग यी के पास वैसे भी टैलेंट्स थे जो मेडिसिन एनालाइज कर सकते थे। बात जब पर्सनल फीलिंग्स छोड़कर सीधे डील की होने लगी, तो बातचीत स्मूथ हो गई। दोनों ने चुपचाप समझ लिया कि कौन किसके ऊपर कितना दांव खेल रहा है। फिर झांग यी ने कहा, मैं तुम्हारी गॉड डॉटर से मिलना चाहता हूं। जू झेंग ने अनमने ढंग से हामी भरी। वे कॉम्बैट कमांड सेंटर पहुंचे और साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट में आए। यहां झांग ही की मुलाकात ली लिंग शुए से हुई, जो डिपार्टमेंट की हेड थी। सफेद लैब कोट, बड़ी चश्मा और बिखरे बालों के साथ वह काफी थकी दिख रही थी। वेलकम जू शुआई और क्योस, उसने कैजुअली कहा। जू जेंग ने पूछा, जू यू कहाँ है? ली लिंग शुए ने जवाब दिया, प्ले कर रही है। झांग ही हैरान था, इतना महंगा प्रोजेक्ट और सब्जेक्ट बस खेल रही है। ली लिंग शुए ने एक्सप्लेन किया, बायोलॉजिकल एज 10 साल है, एक्सपीरियंस 1 साल का। उसे प्ले करना नेचुरल है। उसकी इमोशनल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। झांग यी ने तंज कसते हुए कहा, बड़े ह्यूमैनिटेरियन हो। ली लिंग शुए ने एक मोटी अलॉय डोर खोली। अंदर पूरा प्लेग्राउंड था, पिंक कलर, डॉल्स, बैलून्स और टॉयज से भरा हुआ।
बिल्कुल अलग सीन था, जैसा झांग यी ने सोचा था। प्लेग्राउंड में एक सिल्वर हेयर वाली प्यारी सी लड़की बैठी थी, जुयू। जुझेंग ने कहा, जुयू, ये अंकल झांगी है। जुयू ने मासूमियत से झांगी को देखा। झांगी तुरंत अलर्ट हो गया, कभी भी अटैक हो सकता था। वह जानता था कि बैटल में एक पल की गलती मौत ला सकती है, चाहे लेवल कुछ भी हो। इसलिए झांगी अब ज्यादा कॉन्शियस रहता था। उसने जू जेंग और ली लिंग शुए को देखा और बोला, अगर उसे सही से ट्रेन नहीं किया तो फाइट में कैसे सरवाइव करेगी। ली लिंग शुए ने अपने ग्लासेस एडजस्ट करते हुए कहा, उसकी एबिलिटी है दूसरों की पावर एब्जॉर्ब करना। जैसे जैसे वो ग्रो करेगी, स्ट्रांग बन जाएगी। झांगी ने जू यू को गौर से देखा। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, मैं इससे फाइट करना चाहता हूं। जू जेंग शॉक्ड हो गया। जरूरी नहीं है, वह अभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई है। तुम्हारी ओपोनेंट नहीं बन सकती। झांगी ने शांति से कहा, गलत मत समझो, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि युआन कोंगे से उसका कितना फर्क है। वो तो बस एक बच्ची है, जू जेंग ने फिर कहा। झांगी मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में कोई नेगोशिएशन की गुंजाइश नहीं थी। बच्चे की गन से निकली गोली भी उतनी ही जानलेवा होती है। चिंता मत करो, बस स्पारिंग है, मैं हैवी हैंड नहीं चलाऊंगा, उसने नरम आवाज में कहा। लेकिन जू जेंग के पास कोई चॉइस नहीं बचा। मजबूरी में जू जेंग को हां कहना पड़ा। बस ये प्रॉमिस करो कि उसे चोट नहीं पहुंचाओगे। ऑफ कोर्स, मैं बच्चों को नहीं सताता, झांग यी ने वादा किया। लेकिन अगर वो लड़की खतरा बनी तो झांग यी उसे मारने में भी पीछे नहीं हटेगा। फिर ली लिंगशुए ने जाकर जू यू को समझाया, छोटी जू यू, एक अंकल तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता है, जैसे डॉज बॉल। तुम्हें उनके अटैक से बचना है और उन्हें हिट करना है। जू यू थोड़ा कंफ्यूज हो गई। उसे ये बस एक खेल लगा। झांगी के शोल्डर पर बैठा हुआ हुआ उसे घूर रहा था। अगर कोई खतरा हुआ तो हुआ हुआ उसे तुरंत न्यूट्रलाइज कर देगा। हुआ हुआ का एबिलिटी इंडेक्स 9800 था। ब्लिजार्ड सिटी के लिए ये काफी था। वे दोनों रिसर्च सेंटर के मार्शल आर्ट्स एरिना पहुंचे। यहाँ की दीवारें आइप्सिलॉन लेवल के म्यूटेंट्स को भी झेल सकती थीं। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, झांग यी ने अपनी सारी डायमेंशनल गेट्स एक्टिवेट कर दी। उसने अपने चारों ओर 60 गुना स्पेस एक्सीलरेशन चालू कर लिया। सारी प्रिकॉशंस लेकर वह बोला, स्टार्ट करो। जू यू ने अपनी पहली पावर्स निकाली, भारी तूफान और बर्फीली ठंड। लेकिन झांगी की स्पेस मैनिपुलेशन ने सब ऑब्जॉर्व कर लिया। उसने अभी भी एक कदम भी नहीं बढ़ाया था। ली लिंगशुए और जू जेंग साइड से देख रहे थे और हैरान थे कि झांगी कितनी इजीली सब हैंडल कर रहा है। जू यू थोड़ी परेशान हुई और एक साथ कई एबिलिटीज से हमला किया, पर झांगी के सामने ये सब बेबी लेवल अटैक्स लगे। उसने बस खड़े खड़े सब न्यूट्रलाइज कर दिया। बस अब काफी है। झांगी ने अपना हाथ उठाया और पूरा स्पेस डिस्टॉर्ट हो गया। जूयू की सारी शक्तियां गायब हो गईं। जूयू ने बड़ी मासूमियत से कहा, अंकल, आप बहुत औसम हो। झांगी ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, तुम भी बुरी नहीं हो, आज के लिए इतना ही। जूयू ने खुशी से पूछा, नेक्स्ट टाइम कब खेलेंगे? जब भी मौका मिला, झांग यी ने हंसते हुए कहा। जब झांग यी ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर आया तो जू जेंग और ली लिंगशुए का उसके लिए नजरिया बदल चुका था। ली लिंगशुए ने तुरंत पूछा, कैप्टन क्याओस, क्या आप मेरे रिसर्च में हेल्प करोगे? मैं आपकी जेनेटिक सीक्वेंस स्टडी करना चाहती हूं। जू जेंग ने डांटा, प्रोफेसर ली, ये बहुत रूड है। ली लिंगशुए ने माफी मांगी, लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट से बोली, अगर आप मदद करें तो शायद हम ह्यूमन इवोल्यूशन का सीक्रेट जान सकते हैं। झांगी ने मुस्कुराकर मना कर दिया, सॉरी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जू जेंग ने अफसोस से कहा, बस एक कदम दूर थी, पर वो आखिरी कदम पार नहीं कर पाई। एप्सिलॉन बनना सच में टैलेंट पर डिपेंड करता है। झांगी ने मजाक में पूछा, तो तुमने जिंगवेई को मेरे पीछे इसलिए लगाया था कि गॉड सोर्स चुरा सके? जू जेंग ने सफाई दी, मैंने तो बस सोचा था कि अगर तुम गॉड सोर्स ला सको तो उसका थोड़ा सा हिस्सा उसे देना काफी होगा। झांगी ने सिर हिलाया, वो युआन कॉन्गे नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा प्रोटेक्टर होना भी बड़ी बात है।
जू झेंग ने गंभीरता से कहा, सबसे जरूरी तुम्हारा एटीट्यूड है। झांग यी ने स्ट्रेच करते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम जानते हो, मुझे ब्लिजार्ड सिटी की पावर स्ट्रगल में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। जो सबसे ज्यादा फायदा देगा मैं उसकी मदद करूंगा। अब से हमारी कून ऑपरेशन अच्छी रहेगी। अगर तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा तो किसे करूंगा? जू झेंग का चेहरा थोड़ा रिलैक्स हुआ। झांग यी ने अचानक कहा, वैसे मैं अपनी सप्लाईज अब ले सकता हूं, मुझे देंग युआनबो से भी मिलना है। जू झेंग ने हंसते हुए कहा, सब कुछ तैयार है। सोचा था सेलिब्रेशन बैंक्वेट के बाद दूंगा, पर तुम तो बहुत जल्दी में हो। झांग यी ने शांत स्वर में कहा, हमारे यहां रूल है, लंच के बाद विजिट करना चाहिए। जू झेंग ने सिर हिलाया और सेक्रेटरी लान शिनचेंग से कहा, शिनचेंग, इन्हें स्टोरेज एरिया ले जाओ। लान शिनचेंग ने रिस्पेक्टफुली कहा, कैप्टन प्लीज फॉलो मी। विकार से स्टोरेज एरिया पहुंचे, जो एक मिलिट्री जोन था। वहां झांगी ने कुछ पुराने परिचित देखे, चेन शियाओ शियाओ, पेंग ली और युआन हाओ। ये लोग पहले एक साथ एक्लिप्स मून के खिलाफ लड़े थे। झांगी ने हल्के से सिर हिलाकर उन्हें ग्रीट किया और सबने आदरपूर्वक सैल्यूट किया। लान शिनचेंग ने कहा, ये लोग भी डेल्टा लेवल के म्यूटेंट्स हैं, जिन्हें ट्रेन किया जाएगा। फिर वह बोला, ब्लिजार्ड सिटी की फोर्स बुरी तरह कमजोर हुई है, इसलिए बाहर से टैलेंट्स को रिक्रूट कर रहे हैं। झांगी ने पूछा, क्या टैलेंट पहचानने के लिए कोई जेनेटिक टेस्ट वगैरह नहीं है? लान शिनचेंग ने सिर हिलाया। एपोकैलिप्स को बस 1 साल हुआ है, टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो रही है। झांगी के मन में तिरस्कार उमड़ा। जब दुनिया खत्म हुई थी, तब हजारों टैलेंट्स बिना पहचाने ही मर गए थे। फिर स्टोरेज एरिया का दरवाजा खोला गया। भीतर विशाल वेयर हाउस था, भरा हुआ सप्लाईज, वेपन्स और हैवी इक्विपमेंट से। झांग यी ने सेनलो वानशियांग से सब कुछ अपनी एलियन स्पेस में स्टोर कर लिया। लान चिनचेंग बोला, लेजर वेपन की टेक्निकल ड्राइंग्स और जेनेटिक मेडिसिन भी बाद में डिलीवर कर दी जाएगी। झांग यी ने सिर हिलाया, उन्हें सबवे स्टेशन पर छोड़ देना, मैं लेते जाऊंगा। इसके बाद झांग ही कार से देंग गार्डन पहुंचा। असल में देंग परिवार से मिलना एक वार्निंग थी कि अगर झू झेंग ने कभी उसे धोखा दिया तो वह नया सपोर्ट खड़ा कर सकता है। पर देंग युआनबो और देंग शेनतोंग से मिलकर उसे एक नई जानकारी मिली। देंग युआनबो ने कहा, सुना है तुमने फॉग वैली एबिस में एक डेमन छोड़ दिया। जांग यी ने शांत रहते हुए पूछा, डेमन कैसे? देंग युआनबो ने मुस्कुराकर कहा, हमारा देंग परिवार शैंग जिंग से जुड़ा है और हमें गॉड सोर्स के बारे में कुछ खास बातें पता है। जब डेंग युआनबो ने किनलिंग माउंटेन्स का जिक्र किया तो झांगी तुरंत अलर्ट हो गया। उसने जल्दी से डेंग से और डिटेल्स पूछी। डेंग युआनबो ने कोई बात नहीं छुपाई। वो झांगी के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहता था। किनलिंग माउंटेन्स के नीचे कुछ बहुत खतरनाक चीजें हैं। शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट ने वहां गॉड सोर्स निकालने के लिए टॉप म्यूटेंट्स और हजारों ड्रैगन गार्ड्स भेजे थे। 3 महीने में सोर्स निकाला, लेकिन भारी नुकसान भी हुआ। अब भी वह जगह कड़ी सिक्योरिटी में है। दर्जनों लव डेथ गॉड्स वहां गार्ड कर रहे हैं। झांग यी का माथा सोच में पड़ गया। उसे मिस्ट वैली का वो डरावना क्रीचर याद आया जो कोलंबिया के लीड में आए ग्रुप का आधा सफाया कर चुका था। अगर वो ब्लैक आर्मर्ड मॉन्स्टर फॉग वैली से बाहर आता तो झांग यी के सिवा कोई नहीं बचता। उसने पूछा, किनलिंग के नीचे आखिर है क्या? डेंग युआनबो ने सिर हिलाया, ये कोर सीक्रेट है। कमांडर किन किगोंग ने सब पर गैग ऑर्डर लगा रखा है। झांगी को लगा किनलिंग और मिस्ट वैली में कुछ कॉमन लिंक जरूर है। अगर इतनी खतरनाक जगह है तो उसे डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देते? झांगी ने पूछा। डैंग युआनबो मुस्कुराया, क्योंकि उसे बचाए रखने से फायदा है। शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट की पावर का बड़ा रीजन वही है। झांगी को महसूस हुआ कि जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ रहा है, वैसे वैसे बहुत डरावनी सच्चाइयों से उसका सामना हो रहा है। उसका सपना तो बस था आराम से जीने का, एक सेफ शहर में, कुछ खूबसूरत साथियों के बीच। लेकिन अब वो गेम में फंस चुका है। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। बातचीत के दौरान डेंग फैमिली ने झांग यी को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की, लेकिन झांग यी ने न साफ हाँ कहा, न साफ ना। उसकी सोच थी ज्यादा फ्रेंड्स, ज्यादा रास्ते।
डेंग फैमिली से रिलेशन बनाकर वो जू झेंग पर भी दबाव बनाए रख सकता था। बातों बातों में झांग ही ने एलियन जेनेटिक टेक्नोलॉजी और न्यू वेपन्स पर भी चर्चा की। डेंग युआनबो ने बताया, म्यूटेंट्स के एबिलिटीज को बढ़ाने पर काम हो रहा है, लेकिन असली फर्क जेनेटिक्स में है, जिसे बिना गॉड सोर्स बदला नहीं जा सकता। टैलेंट के बिना सुपर पावर यूजलेस है। झांगी ने सहमति में सिर हिलाया। सही भी था। बड़ी पावर देने का भी कोई मतलब नहीं अगर यूजर में गट्स ना हो। तभी डेंग युआनबो ने पूछा, झांगी, तुम्हारे पास गॉड सोर्स का कोई टुकड़ा बचा है क्या? थोड़ा स्टडी के लिए चाहिए। झांगी हंसते हुए बोला, अंकल डेंग, सब यूज हो गया। कौन रोक सकता है उस टेम्पटेशन को? डेंग युआनबो थोड़ा मायूस हुआ, लेकिन फिर मुस्कुराया। अब समय हो चुका था। झांगी उठ खड़ा हुआ। डेंग युआनबो ने उसे रोकते हुए कहा, एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। बटलर लियांचेंग एक हैवी बॉक्स लेकर आया। झांगी ने अपनी ट्रैकिंग ऑल थिंग्स एबिलिटी से बॉक्स को चेक किया। अंदर करीब 1000 सिल्वर ग्रे बुलेट्स और एक ब्लू चिप थी। झांगी ने एक गोली उठाई। एडामेंटियम। पोस्ट एपोक्लिप्स वर्ल्ड में एडामेंटियम बहुत रेयर था। सिर्फ खास ऑफिसर्स को ही इसका इस्तेमाल अलाउड था, और डेंग फैमिली ने इसे बुलेट्स बनाने में यूज किया। डेंग शेनतोंग ने कहा, यह बुलेट्स खास तुम्हारे लिए है। तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के लिए ऑर्डिनरी बुलेट्स बेकार है। एडामेंटियम की टफनेस अनमैच्ड है। झांगी इस गिफ्ट से बेहद खुश था। उसे सच में अब अपने वेपन्स को अपग्रेड करने की जरूरत थी। ये बुलेट्स अनमोल थीं, लेकिन उसके लिए एकदम परफेक्ट। डेंग शेनतोंग ने समझाया कि ये बुलेट्स खास कैसे हैं। शेल और बुलेट अलग मटेरियल से बने हैं, और गन पाउडर की जगह एक स्पेशल प्रोपेलेंट यूज हुआ है। उसने एक बुलेट उठाई, अपनी एबिलिटी एक्टिव की, और उसमें हल्की सफेद रोशनी डाली। नॉर्मल बुलेट्स गन पाउडर से चलती हैं, लेकिन ये बुलेट्स सुपर नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। यानी बुलेट की ताकत यूजर की एबिलिटी पर डिपेंड करती है। झांगी चौंक गया। यही तो उसे चाहिए था। डेंग शेनतोंग ने फिर ब्लू चिप की ओर इशारा किया। एडामेंटियम एलॉय की सिंथेसिस मेथड और इस बुलेट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसमें सेव है। तुम्हारे टैलेंट से तुम खुद बना लोगे। झांगी बहुत खुश हुआ। डेंग फैमिली का गिफ्ट जू जेंग की सप्लाई से कम नहीं था। ये गिफ्ट थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, उसने हंसते हुए कहा। डेंग युआनबो मुस्कुरा दिए। आइप्सिलॉन लेवल एलियन की फ्रेंडशिप मिल जाए तो ये इन्वेस्टमेंट वर्थ है। ये एक फेवर था। कल को अगर डेंग फैमिली को मदद चाहिए हुई तो झांगी पीछे नहीं हटेगा। झांगी ने पूछा, ये टेक्नोलॉजी टॉप लीडर्स के पास भी होगी ना? डेंग युआनबो बोले, हाँ, लेकिन उनका तरीका अलग है। उसे एनर्जी स्टोरेज लेजर टेक्नोलॉजी कहते हैं। वो हाई एनर्जी बीम फायर करता है। झांगी समझ गया। बुलेट्स में ऑरिजिन सब्सटेंस अटैच हो सकती है, जबकि लेजर वेपन्स में एमओ की जरूरत नहीं, पर एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है। उसे लगा दोनों सिस्टम को मिक्स करना बेस्ट रहेगा, लेकिन फिलहाल ये एडामेंटियम बुलेट ही सबसे ज्यादा काम की थी। झांगी ने बिना संकोच गिफ्ट ले लिया। बाहर आया तो देखा कुछ मिलिट्री व्हीकल्स खड़े थे। बाइली चांगचिंग कार से टेक लगाकर खड़ा था, मुंह में एक एक्सपेंसिव सिगार। हुआंग वॉन, टेंगू टीम के और मेंबर्स भी मौजूद थे, शायद उसी का वेट कर रहे थे। झांग ये मुस्कुराया। वो तो बस बाइली से मिलना चाहता था, पर पूरी टीम आ गई। कभी तो जू से कहना चाहिए कि ये टीम डिसबैंड कर दो, उसने मन में सोचा। उसे लोगों को मैनेज करना पसंद नहीं, और टीम की स्ट्रेंथ अभी वीक लग रही थी। यो, वो बाहर आया। सभी एक्साइटेड होकर उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। टीम लीडर मेंग सियू ने अपना कम्युनिकेटर निकाला। कैप्टन, मेरे भतीजे को आपकी सिग्नेचर चाहिए। झांगी हंसते हुए बोला, मुझे ठगने का प्लान तो नहीं है। फिर उसने फिंगर से केओस लिख दिया। हैंडराइटिंग थोड़ी खराब थी, पर उसने तो 10 साल से पेन नहीं छुआ था। कैप्टन, वेलकमिंग पार्टी रखी है, कुछ ड्रिंक्स हो जाएं? बाइली ने कहा। झांगी मुस्कुरा के बोला, ड्रिंक तो ठीक है, पर आज नहीं। जू शुआई ने भी पार्टी रखी थी, मैंने मना कर दिया। और अब अगर मैं तुम लोगों से मिलूं तो वो बुरा मानेगा। सब थोड़ा मायूस हुए, लेकिन फिर चुप हो गए।
आज झांग ये पूरे जियांगन रीजन का हीरो था। बर्फीले शहर में उसके किस्से बच्चे बच्चे को याद थे। दुनिया का सबसे बड़ा हीरो, यूनिटी का पायनियर, आयरन विल्सन, कैप्टन क्योस। असल में उसका रिश्ता सिर्फ बाइली चांगचिंग से थोड़ा अच्छा था, बाकी टीम से बस फॉर्मल। जब वो अननोन था, कोई पूछता नहीं था। अब सब करीब आना चाहते हैं, पर झांग ही जानता है कौन काम का है और कौन नहीं। वो भीड़ से निकला और बोला, बाइली चलो, अकेले बात करनी है। बाकी सब पीछे रह गए। बाइली हंसता हुआ कार में बैठ गया। दोनों गए पासवर्ड बार। झांगी की एंट्री से बार में हलचल मच गई। मैनेजर खुद मिलने आया, लेकिन झांगी ने पॉइंट्स कार्ड निकाल दिया। आज की सारी कंजम्पशन मेरी तरफ से, स्पीकर से ऐलान हुआ। आज का पूरा बिल हमारे प्यारे कैप्टन क्योस पे। झांगी ने पीछे मुड़कर कहा, अगर 10 मिलियन से ऊपर गया तो बोल देना, प्रमोशन खत्म। मैनेजर का चेहरा एक सेकंड के लिए जड़ हो गया। फिर झांगी की बंद होती बॉक्स डोर की तरफ देखा और सिर हिलाया। ऐसा माइंडसेट ही तो एक सच्चा मास्टर बनाता है। मास्टर, मैं समझ गया। झांगी और बाइली चांगचिंग ने थोड़ी देर बातचीत की, ब्लिजर्ड सिटी के अपडेट्स और स्टार आइलैंड की स्टोरीज के बारे में। असल में ये सारी बातें टॉप सीक्रेट थी, लेकिन झांगी को लगा जू जेंग इससे नाराज नहीं होगा। बाइली चांगचिंग ने सुनकर कहा, शुक्र है तू मुझे साथ नहीं ले गया, मैं तो वहीं फिनिश हो जाता। उसने सिगरेट पी और बिटरली मुस्कुराया। कैप्टन होते हुए भी वो साइड कर दिया गया था। झांगी ने समझाया, ऐसा बैटल एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद पहली बार हुआ। तुम अभी जियांगनान रीजन में हो, वो काफी है। थोड़ी देर बाद दोनों बार से निकले। झांगी जानता था, जैसे जैसे वो स्ट्रांग हो रहा है, वैसे वैसे पुराने लोगों से डिस्टेंस बढ़ रही है। बाइली से उसकी फ्रेंडशिप बैटलफील्ड की थी, जबकि कुछ साथी ऐसे थे जो उसकी शेल्टर लाइफ के पार्ट थे। जैसे ऑफिस में साथ काम करने वाले लोग, एक प्रमोट हो जाए तो डिस्टेंस आ ही जाता है। जांग यी को इन इमोशंस की आदत थी। जाते जाते बाइली ने रोक लिया, कैप्टन, क्या तुम टेंगू टीम छोड़ सकते हो? अगर तुम ऑफिशियली नहीं छोड़ोगे तो जूझेंग टीम को वैसे ही रहने देगा। झांगी ने शांति से कहा, ठीक है, रहने दो। उसके लिए ये बस एक छोटा डिसीजन था। बाइली बहुत खुश हुआ, लेकिन उनके बीच एक अनसीन बैरियर खड़ा हो गया था। बार के बाहर झांगी ने एक लंबा सिगरेट का कश लिया, फिर बट को कुचलकर गाड़ी में बैठ गया। उसने ड्राइवर से कहा, सबवे स्टेशन चलो, और फैटी जू को कॉल किया। घूम लिया, अब चले। फैटी ने थके हुए अंदाज में कहा, बॉस मुझे ले चलो, वरना मैं यहीं डेड हो जाऊंगा। जू जेंग ने उसे जो एंटरटेनमेंट दिलवाया था वो एक्सक्लूसिव था। झांगी ने माथा पकड़ लिया, जल्दी पहुंच, वरना छोड़ दूंगा। थोड़ी देर में फैटी जू स्टेशन पहुंच गया, थका हुआ, चेहरे पर थकान क्लियर दिख रही थी। झांगी ने कहा, थोड़ा कंट्रोल रखो, वरना जान चली जाएगी। फैटी बोला, भाई, लाइफ में थोड़ा रिलैक्सेशन भी जरूरी है। झांगी ने आंखें घुमाई और ट्रेन में चढ़ गया। रास्ते में सोच रहा था, मुझे अपनी शेल्टर की स्ट्रेंथ जल्द बढ़ानी होगी। दुनिया डेंजरस होती जा रही है। शेल्टर में यांगसिया और जो हाईमई डिनर बना रही थी। यांगसिया बहुत खुश थी, गुनगुनाते हुए खाना बना रही थी। जो हाईमई ने उसे छेड़ा, आज बहुत मॉइस्चराइजर लग रही हो। यांगसिया मुस्कुराई, हमारा झांगी जवान और स्ट्रांग है। दोनों हंस रही थीं कि तभी किचन के नीचे से एक डार्क क्रीचर बाहर आया, एक बड़ा कॉकरोच, इतना बड़ा कि दोनों चिल्ला उठी। जो केयर भागते हुए आई और एक मैगजीन से उस पर अटैक किया। एक बार में कॉकरोच गिर गया, लेकिन तभी उसने उड़ान भरी और उसकी तरफ आया। जैसे ही खतरा करीब आया, लियांग युए चाकू लेकर आई और एक कट में उसे दो टुकड़ों में काट डाला। कॉकरोच से ग्रीन फ्लूइड निकल रहा था। सबका मन मिचला गया। लियांग युए ने चाकू से उसका हेड चीर दिया। लड़कियां उसके पीछे छुप गईं, लेकिन क्यूरियस होकर झांक रही थीं। इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या ये म्यूटेटेड है? लगता तो है। इतना मारा फिर भी डेड नहीं हुआ। शेल्टर में मिले डेड कॉकरोच ने सबके बीच चर्चा छेड़ दी। शायद यहां बहुत दिनों से शांति थी, इसलिए जब ये इंसेक्ट दिखा तो सब चौंक गए। जोकर ने पूछा, ये आया कहां से? शेल्टर में तो कभी कॉकरोच दिखा ही नहीं। लियांग युए ने सीरियसली कहा, शायद ये पहले से छुपा था। साउथ में तो हर जगह होते हैं,
मारना मुश्किल होता है। तभी जो हाइमई बोली, कहते हैं जहां एक दिखे वहां हजार और होते हैं। सुनते ही सबके फेस पर टेंशन आ गई। सोचकर ही सबको क्रीपी फील हुआ कि ऐसे क्रिएचर उनके आसपास हो सकते हैं। उसी समय यांग शिनशिन इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर में अंदर आई। उसकी टांगे ठीक हो चुकी थीं, लेकिन वीकनेस की वजह से मशीन का यूज करती थी। उसने कंप्यूटर पर काम करते हुए सुना और बोली, इम्पॉसिबल है। ये घर का स्मार्ट सिस्टम हर कोना मॉनिटर करता है और एंटी इंसेक्ट प्रोटेक्शन भी ऑन है। शायद कोई बाहर से इसे लेकर आ गया हो। मैंने अभी कोड अपडेट कर दिया है। अब कॉकरोच जैसे इंसेक्ट क्लीन अप लिस्ट में है। सबने देखा, बाहर का टेम्परेचर -60 डिग्री रहता है। ऐसे में कॉकरोच का सरवाइव करना अजीब लगता है। यांग शिनशिन ने कहा, म्यूटेशन पॉसिबल है। कॉकरोच की सर्वाइवल कैपेसिटी बहुत हाई होती है और अगर पॉपुलेशन और फूड मिले तो वेरिएंट्स भी आ सकते हैं। जोकिर ने हिम्मत जुटाई और कॉकरोच वाली बैग उठाई। इसे स्टडी करना पड़ेगा। बाकी सबने भी सिर हिलाया, पर कोई ज्यादा सीरियस नहीं हुआ। सीन चेंज। तियानहाई सिटी, शीशान डिस्ट्रिक्ट। ये कभी सबसे पॉपुलेटेड एरिया था, पर अब जहांगीर द्वारा तबाह किए जाने के बाद सिर्फ बर्फ और खंडहर रह गए हैं। लेकिन जमीन के नीचे हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स डीप अभी भी लाइफ पल रही थी। डार्क कॉरिडोर्स में हजारों ब्लैक कॉकरोच रेंग रहे थे। कुछ तो मीटरों लंबे थे, बॉडी पर ऑयली ब्राउन शाइन थी और उनका लुक ह्यूमन के लिए पूरी तरह डिस्गस्टिंग। कुछ डेड बॉडीज फेंकी गईं और पूरा ग्राउंड ब्लैक वेव में बदल गया। जाइंट कॉकरोच आए और अपना फूड फाइट शुरू कर दिया। छोटे को बड़े खाते हैं और बड़े एक दूसरे को। ये सिर्फ सर्वाइवल है। फिर सडनली शैडोज से एक 2 मीटर लॉन्ग म्यूटेंट कॉकरोच बाहर आया। उसने 1 मीटर लंबे कॉकरोच का सिर एक बाइट में चबा दिया। येलो ग्रीन जूस बह निकला। बाकी कॉकरोचेस फिर भी बिना रुके खाने में लगे रहे। तभी एक आदमी अंधेरे से निकला। उसकी आंखों में एक क्रेजी स्माइल थी। हा हा हा, यही चाहिए था। जब तक ये एक दूसरे को खाते रहेंगे, मैं सबसे पावरफुल जहर वाला गूवर्म तैयार कर सकूंगा। झांगी, तैयार रह। अब की बार तुझे सरप्राइज मिलेगा।